आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इट्स अ बिग लाई। जो उन्होंने आज जो काम किए हैं इस्लामाबाद से लेके साउथ ऑफ पाकिस्तान तक, कराची तक, करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। अपनी खिफत मिटाने के लिए ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई। व्हाट अ शेम। अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस सिस्टम है कि 15 जगह से अटैक हो रहा है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है, पता नहीं किस चीज की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहां से उठा के ये बनाई हैं और एक ड्रामा शुरू हुआ है। अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर ड्रामा कम कर रहे हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। आपको दोबारा कंट्रोल रूम में खुशामदीद कहते हैं और वो सवाल जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त पूछना चाहता है इस सेगमेंट में हम पूछेंगे और यकीनन उनके जवाब भी हमारे पास होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर सईद मोहम्मद खान साहब। ज़ाहिर एयरफोर्स के साथ इनका ताल्लुक था और अब भी है। मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजिया कार हैं। और इसी शो के आखिर में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइए कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है, 29 ड्रोन पाकिस्तान ने आज गिराए हैं और इंडियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि 150 ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भेजे। एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हमने इनको लॉक क्यों नहीं किया और ये पाकिस्तान के अंदर कैसे दाखिल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया। मेरे ख्याल इस सवाल का जवाब तो आज DGISPR ने दे दिया कि ऐसा कोई इनकर्शन हमारे मुल्क में नहीं हुई जो हमें नहीं पता थी। और रात से जब से ये इनकर्शंस हो रही थी हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और हमने अपने मकासद को हासिल किया। ये जो ड्रोन है जो इजराइल का आज है, ये ज्यादातर ड्रोन्स जो थे इनको LM कहते हैं, लॉइटरिंग मुनिशन, जो कि मिसाइल और UAV की एक कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है एक बहुत छोटा सा है, कोई 10 फुट इसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। और ये फाइबर का बना हुआ होता है तो इसकी डिटेक्शन रेडार के ऊपर कम होती है। लेकिन हमारे माशाल्लाह सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि जितनी इनकर्शंस हमारे मुल्क के अंदर हुई वो हमने की। कोई रात को 3:30 बजे लाहौर के करीब हमने जब एक ड्रोन, ये हेरोप ड्रोन गिराया तो हमारे जो वहां लो मैट्स और हाई मैट्स लगे हुए थे उनका सेंसर्स ऑन हो गए, मीनिंग देयर बाय कि उनको ये पता चल गया कि जी कि हमें किसी ने डिटेक्ट कर लिया है, यानी लोकेशन का पता चल गया। सो उन्होंने इमीडिएटली अपनी लोकेशन को चेंज किया और अपने जो काउंटर मेजर्स लेके उन्होंने इन इस ड्रोन को गिरा दिया। ठीक। उसके बाद अगर सारे 29 ड्रोन्स को देखा हो तो उन 29 ड्रोन्स में से आधे तो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं थ्रू आवर एयर डिफेंस वेपन्स, लेकिन आधे जो हैं वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट इस तरह होते हैं जब आप एक सॉफ्ट किल करते हैं, क्योंकि हेरोप के साथ एक मैन इन द लूप सिस्टम होता है, मीनिंग देयर बाय के पीछे एक कंट्रोलर बैठा होता है जो मिसाइल को या ड्रोन को एडवाइस कर रहा होता है, ऑपरेटर होता है। उन दोनों का लिंक, उसको एक लिंक होता है उन दोनों के बीच में, अगर आप उस लिंक को काट दें तो दोनों अंधे हो जाते हैं। ठीक है ना। जब एक खास टाइम के बाद जब ड्रोन जो है वो लिंक अपने ऑपरेटर के साथ मेंटेन नहीं कर सकता और उसका फ्यूल या उसकी एंड्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो खुद अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इनमें से आधे मिसाइल्स ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी किया। सो दिस शोड के पाकिस्तान के पास सॉफ्ट किल एज वेल एज हार्ड किल कैपेबिलिटी दोनों मौजूद थी। सो मेरा ख्याल ये जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ये बहस चल रही है कि हमने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, ये डिटेक्शन ऑलरेडी हो गई थी
और हमने हर एक को आते हुए देखा है, और जितनों को हमने हार्ट किल किया है उनको हमने क्या कहते हैं डिटेक्ट कर कर ही हॉट किल। ठीक हो गया। जैसा ये फरमाइए सर, इस वक्त भी जम्मू में हमले की खबर गर्दिश कर रही है और इंडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। कल रात उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि 18 शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फिर दिन को उन्होंने कहा जी 15 शहरों के ऊपर हमला कर दिया, फिर उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जी इन और बल्कि शहरों की उन्होंने फहरिस्त जारी की, और फिर उन्होंने कहा जी कि उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने ड्रोन्स भेजे, और इस वक्त भी जम्मू के अंदर खबर गर्दिश कर रही है और वहां पे धमाके हो रहे हैं। तो ये इंडिया प्रोपेगेंडा करके अचीव क्या करना चाहता है? जी थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपने इनवाइट किया है। देखें 2-3 मकासद है जी उसके। एक तो ये है कि वो जस्टिफाई करना चाहता है अपने अनजस्टिफाइड जो उन्होंने एक्ट किया, जो सिविलियंस टारगेट्स पाकिस्तान में उन्होंने और सिविलियंस को मारा है। उनको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको हमारे 4-4 साल के बच्चों को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, और 7 साल का बच्चे हैं, 4 साल के 6 साल के बच्चे हैं। एक तो दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दुनिया ने कहा है उनको, कईयों ने खुल के उसकी तनकीद उसके ऊपर की है, कईयों ने डिप्लोमेटिकली की है, कईयों ने अपने इंटरेस्ट की वजह से जरा सॉफ्ट, बट एवरीबडी नोज इट। 21वीं सदी है, सबको पता है कि हमले कहां पे हुए हैं, कैसे हुए हैं। तो एक तो उसको कवर अप करना चाहता है और जस्टिफाई करना चाहता है कि पाकिस्तान इज अ इररिस्पॉन्सिबल स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट को और खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री को एक रोग मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री को रोग मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को वो करार देना चाहता है। उनको जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच है वो अभी तक उनको तकलीफ दे रही है, उसको भी उन्होंने एक कसस बलाए समझ लेके बना ली। फिर दे क्रिएटेड एन इवेंट। अब वो भारत को अंदर अवाम को भी बता रहा है, उन लोगों को खास तौर पे जो उनके साथ नहीं है। आप टारगेट क्या कर रहे हैं, जैसे भारत के सिख उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा जी भारत के पंजाब में कुछ टारगेट इन्होंने लिए, पुंछ के इलाके में उन्होंने खुद एक गुरुद्वारे पे हमला करके 3 सिखों को मार दिया, और आज उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान ने सिखों को वीजा रिस्ट्रिक्शन से निकाला और एक स्पेशल एफिलिएशन कह ले कॉरिडोर है। और एक दूसरा देखे तो वो उनको भी एड्रेस कर रहा है कि लुक, जिनको तुम लोग अपना समझते हो कि वो तुम्हारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो तुम्हारे गुरुद्वारे मार रहे हैं। उधर उन्होंने पंजाब को टारगेट किया, इधर सिखों को टारगेट किया, इधर अब आम सिविलियंस को वो मार के एक्चुअली वो जो हाइप उन्होंने क्रिएट की हुई है। देखिए अभी तक उनके जो मकासद हैं जी उसको वो परसू करने पे तुला हुआ है। दे हैव क्राफ्टेड दिस। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्हें पता है क्या प्रेशर बढ़ेगा भी, प्रेशर भी होगा, और साथ अगर उनको टेसिट अप्रूवल भी जिन्होंने दी है तो उन्होंने एक टाइम विंडो इनको जरूर दी होगी। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को कभी ब्लैंक चिट नहीं वो दे सकते कि आप कॉन्फ्लिक्ट को लड़ी जाए। तो जिन्होंने टेसिट अप्रूवल भी दी होगी उन्होंने इनको कुछ टारगेट्स कि ये वो अचीव करना चाहेंगे, ये आप अचीव करेंगे, ये टाइम विंडो है, इसके अंदर अंदर आपने जो कुछ करना है कर ले। लेकिन वॉर इज अ डेंजरस फिनोमिना जी। सबसे पहले जो इसका कैजुअलिटी होता है वो चौधरी साहब इसका अपना प्लान होता है, जो भी प्लान करता है, उसके बाद फिर इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ साथ अब इट डिपेंड्स अपॉन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स लिए हैं और जो पहले दिन की हजीमत है 56 के करीब तो इनकी कैजुअलिटीज हैं, मिलिट्री कैजुअलिटीज। 5 इनके जहाज गिर गए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैज बीन टेकन आउट, बटालियन हेडक्वार्टर हैज बीन टेकन आउट, व्हाइट फ्लैग्स वहां पे लगे हुए हैं। अब अंदर से क्वेश्चन हो गया क्या हुआ, उनकी एयरफोर्स एयर मार्शल साहब बैठे हैं, दे वर एम्बेरस्ड। और ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी होता है फौजों का जब वो प्लान करते हैं, टू एम्बेरस दी आर्म्ड फोर्सेस, ताकि जो कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर आर्म्ड फोर्सेस वो खत्म हो जाए। अब ये जो सोशल मीडिया पे भी डिबेट कराएंगे या पाकिस्तान में छोड़ेंगे फेक न्यूज, वो ANI दोबारा शुरू होगी, वो इन्फो लैब वाली जरा कनेक्शन लगा ले, ANI ने कहीं खबर दी होगी और ऑफ कोर्स राइटर्स ने उठा के और वो लगा दी होगी अभी जो फेक अटैक वो बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। पाकिस्तानी आर्मी, हम मिलिट्री में रहे हैं, एयर मार्शल साहब भी रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, एग्जैक्टली ये बता सकेंगे कि नेवर एवर हमें नहीं कहा गया कि सिविलियंस को आप टारगेट करें। हम कोलैटरल डैमेज को भी रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, वॉर में कैजुअलिटीज हो जाती हैं, सिविलियन कैजुअलिटी, बट नॉट एज अ टारगेट। कोलैटरल में कभी कभी हो जाती हैं, वॉर एज अ एक्टिविटी में ये चीजें होती हैं। अच्छा एयर मार्शल साहब ये बताइएगा कि पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है वो सवाल कर रही है, कुछ एक सवाल तो वो कर रही है कि देखें पहले उन्होंने मिसाइल मार दिए, यहाँ पे सिविलियन को उन्होंने शहीद कर दिया, और 8-9 जगहों पे 9 इंडिया क्लेम कर रहा है कि 9 शहरों के ऊपर उन्होंने अटैक किया। हमने रिएक्शन किया, हमने ज़ाहिर डिफेंसिव रिएक्शन था, एक डिफेंसिव रिएक्शन था, वो हमने कर लिया। और उसके बाद अब उनके ड्रोन्स आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग इन्विजन करना चाह रहे हैं जंग की। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान खामोश क्यों? एक सवाल है। देखिए हमें ना जल्दी नहीं करनी चाहिए।
यानी कि हम एक बहुत ही मैच्योर मुल्क हैं, ठीक है ना, और हमें जंग भी मैच्योरिटी के साथ लड़नी चाहिए। अगर हम वो कोई एक्शन करें और हम इमीडिएट रिएक्शन करें तो इसका मतलब हम उनके साथ वो हमारे साथ खेलना शुरू हो जाएंगे, ट्रैप हो गए, हम ट्रैप हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने मिलिट्री लीडरशिप को एक क्लीन परमिशन दी है कि जी कि आप जैसे मुनासिब समझते हैं आप रिएक्ट करें, और तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो आपस में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जो 3 दिन हुए हैं वॉर के, इसमें इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है, पाकिस्तान को तो अभी तक कोई हजीमत नहीं उठानी पड़ी। आज उन्होंने अपने जो ये ड्रोन्स भेजे हैं, उन्होंने 25 से 30% अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी जो इस डोमेन में थी जो यूज कर दी उन्होंने यूज कर ली और डिस्ट्रॉय करवा दी। तो ये कौन सा, मैं तो इस प्लान के ऊपर हैरान हूं कि जी कि आप किस तरह की, अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बनाना चाहते थे और आप ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस पाकिस्तान के सेंसर्स की करना चाहते थे, तो ये आप किस तरह कर रहे हैं कि आपने 30% अपनी कैपेबिलिटी को डाउनग्रेड कर दिया। सो मेरा ख्याल है कि इस चीज को तवज्जो ज्यादा नहीं देनी चाहिए कि वो ड्रोन भेज रहे हैं, वो तो करेंगे जो उन्होंने करना है। आप ये देखेंगे जब भी वो हमारे ऊपर कोई एक्शन करते हैं, हम उनको रिएक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे पास डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है। 2019 में एयरफोर्स ने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखलाई थी और 7 तारीख को हम लोगों ने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी दिखलाई थी। और आज भी हमारी डिफेंस फोर्सेस ने, बोथ आर्मी एंड द एयरफोर्स, उन्होंने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल किया और 29 हैरॉप टाइप के ड्रोन्स को गिराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दे आर द स्पेशलिस्ट ड्रोन्स फॉर देयर रोल इन द वर्ल्ड। कामिकाज़े है ना जी, नहीं, नॉट नेसेसरीली, यानी इट कैन बी यूज्ड एज अ कामाकाजी, बट अभी मेरा ख्याल उनमें से अभी जो क्या कहते हैं DG ISPR साहब ने जो रैकेज दिखलाया उनमें ज्यादा काफी ड्रोन्स है जो सिर्फ रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस के आए थे, क्योंकि वो कैमरास लगे हुए थे, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स लगे हुए थे और ये सारी चीजें थी। देखिए, जो पाकिस्तान है उसको रिएक्ट वो जरूर करेगा, यानी कि हमें जरूर करेंगे, लेकिन हम अपने टाइम और चॉइस के हिसाब से करेंगे, उनके यानी कि उनके दबाव में के ऊपर नहीं करेंगे, उनके ट्रैप में नहीं आएंगे, हाँ, उनके उकसाने पे नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और हमारे रिएक्शन में या हमारे जो जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करेंगे जी कि हमें इंडिया को दोबारा 7 मई वाला सबक सिखाना चाहिए, तो अगर उसमें चंद घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो इट इज ठीक है, जब तक ये एक कंसिडर्ड स्ट्रेटजी है और सारे सर्विस चीफ्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। ठीक है, मैंने ब्रेक ले ली है। जैन साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जाना हो कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान बदला लेगा या बर्दाश्त करेगा। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद और कंट्रोल रूम हम हाजिर हैं उसके अंदर, और जो सूरत-ए-हाल इवॉल्व हो रही है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, और जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं उनके जवाब भी हम आपको पेश कर रहे हैं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान वाकई अपना बदला लेगा या फिर बड़ा दिल दिखा के बर्दाश्त करेगा? देखिए जावेद चौधरी साहब, इस वक्त इमोशन से ज्यादा रैशनैलिटी की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री और अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इन और विल, तीनों चीजों ऑल डोमेन्स में मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने बर्दाश्त करना होता तो पाकिस्तान, जैसे एक थ्योरी ये भी फैलाई जा रही है जो फेक झूठ है कि जी पाकिस्तान ने ऑलरेडी खुदा न खास्ता कुछ ऐसे परमिशन शायद दी हुई थी कि ये आप यहाँ हमला कर फेस सेविंग कर। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में थ्योरियां बड़ी आ जाती हैं। दूसरा भी, जो आपके मुल्क के यूट्यूबर्स खासतौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको अब चूंकि देखने वाले ज्यादा हैं इस वक्त, तो वो वहां से लंदन से कुछ अच्छे नादान पाकिस्तानी दोस्त हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको हिदायत। वो कहते हैं शैतान को मानने वाले ज्यादा होते हैं। जी हाँ, शैतान को माने। मैंने किसी से बात की कि जी फेक न्यूज का बड़ा दौर है, तो उन्होंने मुझे कहा जन साहब बिकती है जी, लोग खरीदना ही फेक न्यूज चाहते हैं। तो दिस इज द अनफॉर्चुनेट। देखिए, इंफॉर्मेशन डोमेन में भी चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान अगर बदला नहीं लेगा या पाकिस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी एग्जिस्टेंस विल बी अंडर क्वेश्चन। कि आपने क्यों रखी हुई है? प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव नहीं कर सकेगा, आर्मी चीफ भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। देखिए ना, वॉर भी जो है ये पॉलिटिकल
इंस्ट्रूमेंट है ना जी, पॉलिटिकल एक एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी है। लीडरशिप का काम है अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करना। ठीक है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को कहा कि ऑफ कोर्स हर जगह भी यही होता है कि जो मिलिट्री थिंकर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको आप देते हैं कि जी ये अभी आप करें, एंड स्टेट हम ये चाहते हैं। तो पाकिस्तान कांट अफोर्ड, और एक न्यू नॉर्म सेट हो जाएगा। आज ड्रोन हो रहे हैं, कल कुछ और चीज होगी, तो आप एक दफा सेट कर लेंगे, और फिर हो कोई सेम एनिमी हो, जेन्युइन कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जेन्युइन कोई पाकिस्तान ने गलती की है या कुछ ब्लंडर किया है या जो भी उसने पाकिस्तान ने उनके खतरे को, सॉवरेनिटी को खतरात लाक कर दिए किसी को, और फिर वो वार कर रहे, तो फिर तो समझ आती है। यहां पे एक इर्रेशनल माइंडसेट है, एक हिंदुत्व से भरा हुआ, जो इस्लाम से नफरत करता है, जो मुसलमान से नफरत करता है, जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से नफरत करता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के इस्लाम को स्ट्रेंथ देता है जी। हम जहां पे भी बाहर गए, हमें इस्लामिक वर्ल्ड एक ही नजर से देखते हैं, वो कहते हैं यार आपके 100 मसाइल होंगे, लेकिन तुम लोग के पास ये जो न्यूक्लियर है, ये तुम लोगों की गारंटी है। यही कॉन्फिडेंस है अवाम का अपनी फोर्सेस के अंदर। देखिए, परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स ने, और पिछली दफा भी ये ऑनेस्टली हमारे यंगस्टर्स कहते थे, सर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कि वो कहते थे हमारे हाथों में खुजली हो रही थी, जब हमने सारे गिरा सकते तो आप हमें रोकते क्यों है। रिस्ट्रेंट इज नॉट कमजोरी, रिस्ट्रेंट करती है बड़ी ताकत, रिस्ट्रेंट करता है पावरफुल आदमी, रिस्ट्रेंट करता है ऑनरेबल नेशन। पाकिस्तान इज एन ऑनरेबल नेशन। हम मोदी की तरह गटर में नहीं गिर सकते। हम भारत को जिस तरह उसने गटर में फेंक दिया, देखिए ये इवेंट्स आएंगे चले जाएंगे, वॉर्स भी अगर होगी तो होंगी, चली जाएंगी, इंशाल्लाह नोबडी कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज आवर फेथ, और ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद वेयर आर यू एंडिंग अप। इस वक्त पूरी दुनिया देखे, अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इस वक्त उसको थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है, ये हमेशा सदा नहीं रहती, तो ये एम्बेरस होंगे, यही लोग इनको क्वेश्चन करें। अब वो चूंकि अंदर से क्वेश्चन उठ गए थे पहली रात के एम्बेरसमेंट के, तो वो यहां पे ले जाएंगे। नोबडी शुड हैव डाउट इन देयर माइंड कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान वैसे आपका जो जंगी तजर्बा है, फौजी तजर्बा है, वो क्या कहता है कि कितने दिनों के अंदर अंदर हम ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? देखिए, सिचुएशन में प्रिडिक्ट करना कि कितने दिनों में, ये टाइम एंड चूजिंग वेयर इट हर्ट द मैक्सिमम, महीने भी लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त उसको अब इवॉल्विंग सिचुएशन है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और खासतौर पे देखिए, हमें इंफॉर्मेशन उस तरह की कई चीजों की नहीं है। हम ठीक है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन है, सिस्टम्स को देखते हैं, हम अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज को देखते हैं। जो पुलवामा में हुआ, पुलवामा के बाद 6 साल उन्होंने लिए हैं। एक समझे कि पुलवामा वाला कॉन्फ्लिक्ट जारी था, उन्होंने पुलवामा के बाद आपको प्रॉक्सी में ज्यादा डाल दिया। वॉर इज ऑन। पुलवामा की एम्बेरसमेंट बात को उन्होंने कहा कि अच्छा जी प्रॉक्सी में जाते हैं, तो बलोचिस्तान में आ गए, आपकी सोशल मूवमेंट्स को उन्होंने सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स कर दिया। काइनेटिक तो BLA BRA तालिबान मौजूद थे। फिर 21 में सिचुएशन हो जाती है, वी हैव अ न्यू अफगानिस्तान, तो वो वहां से होके आ गए, तो एप्लीकेशन उनकी जारी थी। अब वो जब इधर पहुंचे तो उन्होंने उस एम्बेरसमेंट को उसको खत्म करने के लिए, और मोदी साहब के फिर पॉलिटिक्स, तो अभी एक ही जो चीज उसके पास रह गई ना, और उसके पास क्या रह गए, तो उसी के ऊपर उसने पॉलिटिक्स करनी है। तो दे हैव इवॉल्व। हमारी भी पॉलिसी ऑफ कोर्स इवॉल्व हुई है। वी आर बेटर ऑफ देन व्हाट वी वर इन 2019। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वी आर मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए ना, आपने राफेल, उन्होंने कहा राफेल होगा तो हम ये कर लेंगे। पहला राफेल दुनिया में पाकिस्तान गिरा दी, और 2 गिरा दी, और कहते 3 गिरा दी। तो वो बाकी डोमेन्स में भी पाकिस्तान से जो उनके एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि वो ऐसा कुछ करेगा जो उनके साहब ये फरमाइएगा, जंग स्टार्ट हो चुकी है या जंग अभी होनी है? लिमिटेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, और जो फुल स्केल वॉर है वो अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन वो हो सकती है। देखिए, जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करें कि टिट फॉर टैट हो, तो वो हम ना चाहते हुए भी हम फुल स्केल वॉर की तरफ चले जाएंगे। और जब एक फुल स्केल वॉर होगी तो दैट विल इवेंचुअली लीड अस बोथ द कंट्रीज टुवर्ड्स न्यूक्लियर एक्सचेंज, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना। मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात के ऊपर कि 2016 से जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही है, जो मोदी ने बीजेपी का ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसमें जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हर तरीके से डिस्टेबलाइज और डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की है। ठीक है ना। लेकिन हमें अपने ऊपर यानी कि हमारी कौम को ये यानी कि बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम हर उनकी चाल से अच्छे तरीके से निकले हैं।
जहां उन्होंने कोशिश की कि जी के वो तालिबान को इस्तेमाल करके डिस्टेबलाइज करें, वहां फेल हुए। जहां वो BLA और BRA को इस्तेमाल करके करना चाहते थे, वहां फेल हुए। जहां वो हमारे लेट्स से चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करके करना चाहते थे, वहां वो गंदे हुए। और अब वो ये चाह रहे थे कि अब उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर ली थी और उन्होंने पाकिस्तान को अपने मुल्क में ये शो किया था कि पाकिस्तान एक इंतहाई कमजोर, इकोनॉमिकली कमजोर मुल्क है और हम तो जरा बड़क मारेंगे और वो धड़ाम से गिर जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने एग्रेशन की तो उनको पता चला कि तो पाकिस्तान तो उनसे ज्यादा प्लान मजबूत और यानी कि इरादा कर, हाँ, और वो तो उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग के जी के आप अटैक करेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे। देखिए 3 दिन हो गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को और इन 3 दिनों में पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं है किसी सेंस में। कोई ये नहीं कह सकता कि जी कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अफवाज ने या पाकिस्तानी कौम ने ये चीज ठीक नहीं गलती की है और उसका नुकसान हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम इंडिया की तरफ हम 100 बातें कर सकते हैं कि जी उनका प्लान गलत था, उनकी प्रेपरेशन गलत थी, उनकी क्या कहते हैं, उन्होंने खुद अपने आप को इस शर्मिंदगी में डाला। उड़ गई ना सर, पूरी दुनिया मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब देखिए 2019 में उनका पायलट यहां फंस गया और कितनी बेइज्जती के साथ हो गया, और अब 2025 में उनके जहाज उड़ गए, तो एयरफोर्स तो गई उनकी जी। और आप आज देखें एयर डिफेंस, यानी कि मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि आप किस तरह अपनी 30% कैपेबिलिटी को सिर्फ एक दिन में जाया कर देते हैं और आप उसके ऊपर खुश हो सकते हैं। मुझे ब्रेक लेने दें। वैसे जनरल साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मार्को रूबियो जो है इस वक्त राब्ते में है, वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनसे भी और इंडियन हुक्मरानों के साथ भी उनका राब्ता है, तो अमेरिका का कार्ड इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा कंट्रोल रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा, मार्को रूबियो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान से भी राब्ते में है और इंडिया से भी राब्ते में है, लेकिन अभी तक वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सके, तो वजह क्या हो सकती है इसकी? जी देखिए, मैंने जैसे बताया कि इस वक्त एक इनसेन लीडरशिप है भारत के अंदर। दूसरा, फिर मैंने आपके दूसरे एक सवाल के जवाब में बात किया, थोड़ी सी जो इंडो पैसिफिक के बीच में जो एक इसका वॉच डॉग का जो रोल है वो उसको थोड़ी सी लीवरेज ज़रूर देता है, और मे बी एक एस्केलेशन डी एस्केलेशन की बात ज़रूर की गई है। उनसे कहा गया कि अपने अपने, और पाकिस्तान को भी ये पैगाम भिजवाए गए हैं तीसरी थर्ड कंट्री की तरफ से, और इंडिया खुद भिजवाता है। अब वो पैगाम भी भिजवा रहा है पाकिस्तान को कि जी हम लेट्स डी एस्केलेट, इसको डी एस्केलेट करते हैं सिचुएशन, और साथ साथ अपनी वो जो एप्लीकेशन है उसको भी बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। तो कई जगहों पे फिर वही शक पैदा होता है कि वो उसको क्यों नहीं सुन रहा या उसको क्यों नहीं पैदा किया जा रहा है। बट मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि कुछ लीवरेजेस शायद यूएस इस वक्त भारत को, ताकि ये हर दफ़ा का ये जो चख है या ये जो एक ये दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज आमने सामने आ जाते हैं, तो इसको एक दफ़ा हल किया जाए। फिर पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन एक जावेद साहब एक अकेली इंडिया की नहीं है, देयर इज अ कंप्लीट रेड सिंडिकेट। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए वाशिंगटन के इंटरेस्ट अभी अफगानिस्तान में दोबारा वो आ रहा है। पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान के साथ उसकी कोलैबोरेशन हुई है, हमने एक अभी ISIL का एक बंदा उनको दिया, सारा कुछ कोलैबोरेशन सारी चल रही हैं, और वाशिंगटन का पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जरूर है। तो लेकिन मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इंडिया ने उनसे एक लीवरेज या परमिशन कह लें या कुछ एक टाइम फ्रेम जरूर मांगा होगा कि इस तक हम ये अहदाफ हम हासिल करना चाहते हैं। अब उसके बीच में वो क्या टाइम फ्रेम है, उसकी वाशिंगटन ने उसको कितनी दी है, तो ये एक मिक्स बैग ग्रे के अंदर उसका इस वक्त जो रोल है ना जी, वो नजर आता है मुझे। आपको पता है 1971 में ना, जब जाहिर है हम तो इत्तेहादी थे अमेरिका के और हमारा एग्रीमेंट था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो अमेरिका हमारी सपोर्ट करेगा, तो वो 7वां बैरी बैठा था जिसमें यहाँ पे आना था खलीज बंगाल में, उसमें इंदिरा गांधी जब मिली ना हेनरी किसिंजर से, तो उसने राजी कर लिया हेनरी किसिंजर को। उसके बाद जब वो 7वां बैरी बेड़ा आ रहा था ना, तो उसने इंदिरा गांधी को फोन किया हेनरी किसिंजर ने, वो बड़ा मजे का वाक़या है, और वो उनकी किताब में मैंने इंदिरा गांधी किताब में पढ़ा था। तो हेनरी किसिंजर ने उसे कहा कि देखो बात यह है कि रात 10 बजे से तक हम पहुंच जाएंगे, हमने फिर आपको हिलने नहीं देना वहां से। तो इंदिरा गांधी इसको रीड कर गई कि मेरे पास सिर्फ 10 बजे का टाइम है। बिल्कुल सही। तो ये जो चीजें होती है बाहर के फोर्सेस से होती है, जैसे कि उनके जो नायब सदर है अमेरिका के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि इंडिया को बहुत बड़ी जंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी खित्ते में जंग फैल जाए। तो इसका अगर आप इन बिटवीन द लाइन देखें तो ये है कि थोड़ा सा कर लो, थोड़ा लीवरेज। अच्छा एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा, क्या इस वक्त
इंडिया प्रेशर में ज्यादा है या पाकिस्तान प्रेशर में? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक चलता हुआ मैच, जो आईपीएल का चलता हुआ मैच धर्मशाला में मैच हो रहा था, वो चलता हुआ मैच रोक दिया उन्होंने कि जंग होने वाली, तो वो ज्यादा प्रेशर में, हम ज्यादा प्रेशर, वो लोग ज्यादा प्रेशर में, क्योंकि अब उनके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आता जा रहा है। उनको पहले अपने राफेल्स और अपनी एयरफोर्स के ऊपर बहुत नाज था, और वो हमें पिछले 1-2 महीने से इसी की धमकियां दे रहे थे कि जी कि हम आपको लेसन सिखाएंगे। लेकिन उनकी एयरफोर्स को भी 2 दिन पहले बहुत बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। फिर उनको अपने ड्रोन्स के ऊपर बहुत नाज था, क्योंकि पहले उन फ्रेंच वेपनरी जो उन्होंने ली थी वो फेल हुई, अब इजरायली वेपनरी जो उन्होंने ली है वो फेल हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एनिमी को सामने रख के इवॉल्व किया है। जो काउंटर मेजर्स और काउंटर मेजर्स होते हैं, ये कोई रातों रात या उसी वक्त नहीं हो जाते, इनको बड़े तरीके से आपको प्लान करना पड़ता है, फिर उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। पाकिस्तान ने ये सारी चीजें जो है, और खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी एयर डिफेंस ने ये सारी चीजें पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ, और हम लोग अब बहुत वेल प्रिपेयर्ड है तकरीबन हर डोमेन ऑफ वॉरफेयर में। सो इस वक्त अगर आपका जो सवाल है कि किसके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर इंडिया के ऊपर है, क्योंकि वो जो दुनिया को मैसेज देना चाहता था कि मैं इस इलाके का पुलिसमैन बन सकता हूं, मैं पाकिस्तान को अपने अंगूठे के नीचे रख सकता हूं, मैं चाइना को कंट्रोल कर सकता हूं, उस तरह की कोई चीज होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर हम ये बिलीव कर लेंगे अमेरिकन ने उनको एक टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम मेरे ख्याल बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं, बल्कि खत्म ही हो गया होगा अब तो, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर एनीथिंग ऑन द मिलिट्री फ्रंट। अब मे बी कोई और फ्रंट हो जिसके ऊपर वो डिलीवर कर सकें, लेकिन मिलिट्री फ्रंट पे तो दे हैव कंप्लीटली फेल्ड। अब देखिए एयर मार्शल साहब, ये देखें, जब 7 मई को अनाउंसमेंट की ना उन्होंने, ये जो मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और मासूम शहरियों को कत्ल किया उन्होंने, उसपे उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस ब्रीफिंग थी जिसके अंदर उन्होंने सवाल कोई नहीं लिया था। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमने अटैक किया है ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने किया है, उन्होंने एयरफोर्स का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयरफोर्स को वो खुद भी अब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वहां पे। एग्जैक्टली। और वो जिस तरह देखिए, पुलवामा के बाद मोदी साहब ने यही कहा था ना कि अगर हमारे पास राफेल होते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। अब उन्होंने राफेल भी ले लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उनका मुकाबला किस कौम के साथ और किस फौज के साथ। ये सर मेरा पहले उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। अलाउ मी क्विकली, देखिए आईपीएल का ये जो भी मैच का है ना जी, इस वक्त तकरीबन 25.5 करोड़ अब लोग ये व्यूअरशिप हो रही होती है, तो वो पाकिस्तान को एक अग्रेसर, उनको तो बड़ा अच्छा ये मौका मिला है जी, उसकी व्यूअरशिप हो रही होगी, सबका फोकस उधर होगा। अब वो कहेंगे जी सिक्योरिटी सिचुएशन हो गई, शायद पाकिस्तान इधर टारगेट करना चाहता था, तो स्टेडियम खाली करवा लिया। तो ये ड्रामा, ये उसी मुबारक तो आप अजय देवगन और शाहरुख को दें जिन्होंने अभी 25-30 मूवीज इसके ऊपर कर दी हैं। सो दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड। पाकिस्तान विल नेवर एवर हिट दी सिविलियन टारगेट्स, और वो उन्होंने अभी पता है कि इसकी पूरी व्यूअरशिप है, पूरी दुनिया देख रही होगी। अब क्रिकेट के साथ लोगों का लगाव भी है, तो वो पाकिस्तान को एक ताकि नफरत की निगाह से देखे कि इन्होंने हमारी क्रिकेट और अपनी जो उनके जो लोग हैं उनमें नफरत पैदा। जैसा इसकी बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पे रावलपिंडी में जो उनका एक ड्रोन आया ना, वो आया फूड स्ट्रीट के बिल्कुल साथ, वहां पे स्टेडियम है और स्टेडियम में पीएसएल का मैच होना था आज। तो वो क्योंकि मैच पाकिस्तान ने सस्पेंड किया तो उनको खतरा ही हो गया कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान बदला ले ले इस स्टेडियम में, जबकि पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है। मोदी साहब, पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है, वो यकीन कर ले, किसी और जगह बदला लेगा, लेकिन वो बदला आपसे लेगा, सिविलियन से ले लेगा। सिविलियन हमारे भाई हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हम उनको क्यों मारेंगे। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगा और दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, और इसके बाद हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब होंगे। कंट्रोल रूम में दोबारा खुशामदीद आपको कहता हूं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की सूरत हाल है और पाकिस्तान एक जंगी मरहले से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इन्वीजन भी है और पाकिस्तान ज़ाहिर है रिटेलिएट भी कर रहा है, अपने आप को डिफेंस भी कर रहा है अपना, और उसके बाद ज़ाहिर है ऑफेंस का हमने ऐलान भी किया हुआ है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पर बैठ के तमाशा क्यों देख रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहीद साहब, इस सवाल को तो मैं अक्सर रद्द करता हूं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि
जिस किसी ने पिछले चंद दिनों से कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी है या जब से हिंदुस्तान ने हमले की खबर गर्म की है और उसके बाद तहरीक इंसाफ का रिस्पांस आया है, यौम तासीस पे हमने करारदाद पास की, मेरे अपने हाथ की लिखी हुई और मेरी खुद पेश की गई, और उसको यूनानिमस तहरीक इंसाफ की तहरीक तासीस में तमाम लीडरशिप ने और कारकुनान ने पास किया, जिसमें पाकिस्तान के दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की बात और सब ने यकजा अपना किरदार अदा करने की बात, पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज की सपोर्ट की बात, उसके बाद हमारे सेक्रेटरी जनरल की बिल्कुल क्लियर मौकिफ, हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौर साहब का क्लियर मौकिफ, और सबसे बढ़कर अड्याला के अंदर से इमरान खान साहब ने जिस तरह माजी की तरह एक बार फिर चैलेंज किया भारत को, मैं तो समझता हूं ये सवाल मियां नवाज शरीफ से बनता है और शहबाज शरीफ साहब से, इन लोगों से। उनका रिस्पांस बड़ा ल्यूकवार्म है। जिसने पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत देखी है उसको ये सवाल हमसे नहीं करना चाहिए, खासकर कौमी असम्बली में जो इत्तेफाक राय का इजहार हुआ। हालांकि हमारे साथ अब भी जुल्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हमने कौमी इत्तेफाक राय पैदा की है। लेकिन ये देखिए अली मोहम्मद खान साहब, 2 चीजें, एक तो ब्रीफिंग पे जब आपको बुलाया जाता है तो आप एक ही शर्त रख देते हैं जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, इमरान खान साहब को जेल से लाया जाए, जबकि आपको ब्रीफिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। और दूसरा ये है कि अगर आप जेल के सामने जो आपके मौजूद है कारकुन, आपके लीडर्स, वो इस जंग को टोपी ड्रामा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मिली भगत है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, टोपी ड्रामा चल रहा है। देखिए, यहां तक पहली बात है, वो तो अता तारड़ साहब की ब्रीफिंग थी, मिनिस्टर की ब्रीफिंग थी, लेकिन वो हुकूमती ब्रीफिंग थी। कौमी असम्बली में डिफेंस मिनिस्टर भी आए, वज़ीर आज़म भी आए कल, और अता तारड़ साहब ने आज वहां बात की। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर APC हो जिसमें टॉप लीडरशिप को बुलाया जाए तो उसमें इमरान खान को जरूर बुलाया जाए, क्योंकि अगर आपने इत्तेफाक राय पैदा करनी है तो फिर सिर्फ हमारे हाथ बढ़ाने से नहीं होगा, फिर दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम अपना इतना सख्त जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, परसों भी हमारे मेंबरान असम्बली आमिर डोगर साहब का फटा हुआ गिरबान आपने देखा होगा, अलीमा आपा, बाकी जिनकी सिस्टर्स हैं उनको ना मिलने देना, आज भी हमारे वजीर आला अली अमीन खान के साथ जो हुआ कि यहाँ आके उनको जो नहीं मिलने दिया, उसके बावजूद हमने सपोर्ट किया है इस जंग में, इस दहशतगर्दी में, इस जुल्म के खिलाफ किसी हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पाक फौज को अगर सपोर्ट किया है तो दिफा के लिए किया है। जो एक सियासी किरदार है किसी एस्टेब्लिशमेंट का, उससे तो हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन ये वक्त आपस की लड़ाई का नहीं। हमने ये मजबूत जो है वो मैसेज दिया है, लेकिन हमारे साथ जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो बहुत ही काबिल अफसोस है। क्या कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना सिर्फ हमारा काम है? जहां तक किसी कारकुन या किसी शख्स की बात का ताल्लुक है, उससे न जमात एग्री करती है न मैं एग्री करता हूं, क्योंकि हमारी शहादतें हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं और नुकसान हुआ है। खासकर जो मसूद अजहर साहब की फैमिली की कुछ मेंबर्स की शहादतें हैं, मसाजिद शहीद हुए हैं, तो खुलम खुला जंग है इसमें। तो इस वक्त तो हमने पाकिस्तान के दिफा की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। अच्छा, लेकिन ये देखिए सर कि उमर अयूब साहब जो है ना, उनकी एक ट्वीट है, बल्कि मुसलसल ट्वीट्स है उनकी, और वो इस मुश्किल वक्त में कुछ सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पहले ये हिसाब दें कि यूक्रेन के अंदर हमारे शेल्स कितने बिके थे, उसका पैसा कितना आया था, किधर गया, जबकि पाकिस्तान बार बार डिनाई कर चुका है कि हमने आज तक किसी मुल्क को अपने न शेल्स बेचे हैं, ना कोई बारूद बेचा है, ना हमने कोई अपने आर्म्स बेचे हैं, किसी मुल्क को नहीं बेचे। लेकिन वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में कर रहे हैं जब इस टाइप के सवालात इंडिया से उठ रहे हैं। तो उमर अयूब साहब क्यों सर इस वक्त उनको याद आ गया कि हमारे शेल्स भी थे कोई और बिक भी गए थे और उनका पैसा भी आया था, और किधर चला गया? देखें, उमर अयूब साहब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनके खानदान का रिकॉर्ड है। उनके दादा ने पाकिस्तान को 65 की जंग जिसके दौर में जीती गई, उसके पोते से पाकिस्तान की वफादारी पर सवाल अजीब बनता है, और उनकी 4th जनरेशन मिलिट्री में सर्व कर रही है। मेरे ख्याल में उमर भाई के बरखुरदार, शायद अगर मेरी इतला दुरुस्त है, मैं फैमिली मैटर्स ज्यादा नहीं पूछता, मेरी आदत है मैं ज्यादा पूछता किसी की नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी इतला दुरुस्त है कि उनके एक बच्चे जो हैं वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, बेटा उनका। तो उनके वालिद ने मेरे ख्याल में किया, खुद भी शायद किया था, दादा का तो सबको पता है। वो आदमी पाकिस्तान के खिलाफ कैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इस पे टाइमिंग पे आप सवाल करें, बिल्कुल उसका जवाब वो खुद देंगे, लेकिन उनकी वफादारी पे सवाल करना, नेकनीयती पे बहुत गलत है। और एक और चीज भी, जो कौमी असम्बली में 2 दिन से 3 दिन से स्पीचेस चली हैं,
मेरी स्पीच का बायकॉट किया गया, उसको बैन किया गया। आप वो चलाएं आज वो 11, 12, 13 मिनट की स्पीच एक्सप्रेस न्यूज पे, और उसमें से एक लाइन निकाल दें जो कौमी मफाद के खिलाफ हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात है और चैलेंज किया गया है। देखें, आज इमरान खान जेल के अंदर हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे नहीं है। इमरान खान की जगह मैंने मोदी का नाम लेके उसको चैलेंज किया है, उसकी हिंदुत्व थियोलॉजी को। काश शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब भी मोदी का नाम लेके उनको चैलेंज करें और उनका नाम लेके उनको हिटलर कहें। अफसोस होता है आज कौम इमरान खान साहब को उनकी कमी महसूस कर रही है, एक कौमी लीडर की जो खड़ा होकर एक शेर की तरह ललकारे हिंदुस्तान को और उसके जो उसका मूजी है, जो मोदी है। ठीक है, अली मामा खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे रूम से मुझे आप इजाजत दें, हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह हाफिज।